सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 7 पर्यावरणीय प्रदूषण पढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय। आज सभी देशों में विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। तीव्र नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि पर्यावरण के अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं या ऊर्जा जिसमें ऊष्मा, ध्वनि, रेडियो एक्टिविटी के किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषकों को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है: प्राकृतिक और मानवजनित प्रदूषक। प्रकृति अपनी साइबरनेटिक्स या होमियोस्टैटिक्स क्षमता के कारण प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न परिवर्तनों को आत्मसात कर लेती है, परंतु मानवजनित परिवर्तनों के कारण पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण अपनी तीव्रता के कारण सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट है अवस्था। अवस्था के आधार पर प्रदूषकों को 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले ठोस कणिकीय प्रदूषक, धूल, इसमें क्या क्या धूल, कण, एरोसोल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्ट आदि के कण। नेक्स्ट है तरल प्रदूषक, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल आदि। इसके अलावा तेलवाहक जलयानों से सागरों में खनिज तेल का रिसाव एवं उससे उत्पन्न ऑयल सिल्क्स अर्थात जल की सिल्क्स ऑयल सिल्क्स अर्थात जल की सतह पर तेल की एक परत का निर्माण। ये क्या है? ये तरल प्रदूषक है। और गैसीय में SO2, CO2, NO2, CF, CS आदि। स्वरूप फॉर्म के आधार पर प्रदूषकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक प्रदूषक ये प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे DDT, प्लास्टिक, CO, CO2 आदि। द्वितीयक प्रदूषक ये प्राथमिक प्रदूषकों की अंतरक्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन की अंतरक्रिया से होता है। इसके अलावा ओजोन, अमोनिया आदि इसी वर्ग में आते हैं। निस्तारण की प्रकृति के आधार पर प्रदूषकों 2 प्रकार के होते हैं। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, इनमें घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज आदि अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। ये प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते। प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियोस्क्रिय तत्व, सीसा, DDT आदि पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। ये प्रदूषक लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखलाओं में से गुजरते हुए संचित होते जाते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। वायु प्रदूषण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त है। इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें 78
0.3% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.93% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। इसके अलावा नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें भी अल्प मात्रा में वायुमंडल में मौजूद है। जब वायुमंडल में एक या अधिक प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए जिससे कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाए तथा यह जैव समुदाय के लिए हानिकारक हो तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषकों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक प्रदूषक। ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। कुछ उदाहरण हैं पौधों के परागकण और पौधों के वाष्पशील, कार्बनिक, यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वनाग्नि तथा समुद्र से निकलने वाले कण। सामान्यतः प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता कम होती है और उनसे गंभीर हानि नहीं होती। नेक्स्ट है मानव जनित प्रदूषक। इसमें कारखाना, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक शामिल है। वायु प्रदूषकों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। गैसीय प्रदूषक। इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि। एरोसोल, केन, रेफ्रिजरेशन प्रणाली से निस्सृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन के दहन से निस्सृत सल्फर के यौगिक जैसे SO2, SO3 आदि। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमान एवं रासायनिक उर्वरकों से निस्सृत नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाले क्लोरीन। ये थे गैसीय प्रदूषक। कणिकीय प्रदूषक। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोध कारखाना, निर्माण कार्य आदि। इन प्रदूषकों के कारण धुंध होती है तथा दृश्यता प्रभाव कम हो जाती है। साथ ही ये प्रदूषक फेफड़े में श्वसन प्रक्रिया को भी दुष्प्रभावित करते हैं। फ्लाई ऐश और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण हैं। वायु प्रदूषकों को भी प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक प्रदूषक। ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वायु में निष्कासित होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं। और द्वितीय प्रदूषक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है जो एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर एक और द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है जो कि अम्ल वर्षा का घटक है। NO2 के दो अन्य द्वितीयक प्रदूषक
परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट तथा नाइट्रिक अम्ल है। धुंध, धूम, कोहरा, धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है। अन्य प्रदूषक है एरोसोल। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। इनका उत्सर्जन कारखानों, ताप विद्युत घरों, स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों से होता है। यह कोलाइडी कण है जो वातावरणीय गैसों में फैला होता है। यह प्राकृतिक और मानवजनित दोनों हो सकता है। यह ठोस भी हो सकता है और तरल भी। यह जलवायु को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए वायु में फैले एरोसोल खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा ये बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। अधिकांश एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना इसके अलावा ये बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। अधिकांश एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। धूमर, धुआं एवं कालिख आदि का आकार एरोसोल से कम होता है तथा ये नगरपालिका के कचरे को जलाने तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलते हैं। एरोसोल से निकलने वाले बड़े आकार वाले ठोस कणों को धूल कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द फॉग और स्मोक के मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन O3 गैस होती है। जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, किंतु जब यही सौरमंडल में धरातल के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है। इस धरातलीय ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतःक्रिया से होता है। इसके प्रभाव अधिक धूमकोहरे के निर्माण से दृश्यता घट जाती है तथा पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक और सौर विकिरण की मात्रा घट जाती है, जिससे विटामिन डी के उत्पादन को घटाकर रिकेटस जैसे रोगों में वृद्धि होती है। धूमकोहरे के कारण श्वसन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। अधिक धूमकोहरे के निर्माण से यातायात के परिचालन में असुविधा होती है, जिससे दुर्घटना में वृद्धि होती है। स्मोग का स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्मोग में मुख्य तत्व ओजोन होता है। स्मोग विश्व में वायु प्रदूषक के रूप में फैला है तथा यह बहुत खतरनाक है। वही आंखों में जलन, सांसों की लंबाई में कमी, कफ, जुखाम आदि। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमीनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अवक्षेपक या अन्य कण निस्संदन उपकरणों द्वारा अभिग्रहण कर वायु में मिलने से रोका जा सकता है। यदि फ्लाई ऐश का ठीक से अभिग्रहण न किया जाए तो यह जीव में श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न करती है। इसका बारीक पाउडर
पौधों की पत्तियों पर जमा होकर उनके प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर न केवल उनकी वृद्धि को रोकता है बल्कि प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को घटाकर वायु की गुणवत्ता का ह्रास भी करता है। ये था फ्लाईएश। यद्यपि फ्लाईएश को वर्तमान में अनेक प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है, जैसे फ्लाईएश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। इसे भूमि भराव एवं खानों के भराव में प्रयोग किया जाता है। इसको खेतों में छिड़काव करने से यह मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर फसल की पैदावार बढ़ा देती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2009 में एक अधिसूचना जारी कर सभी निर्माण परियोजनाओं, सड़कों के तटबंधों एवं ताप विद्युत संयंत्रों की 100 किलोमीटर की परिधि में भूमि भराव के कार्यों के लिए फ्लाईएश का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। इसका उद्देश्य चरण तरीके से एक निश्चित दायरे में फ्लाईएश के 100% उपयोग के लक्ष्य को हासिल करना है। हालांकि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने खानों को भरने के लिए उपयुक्त हो रहे फ्लाईएश के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि फ्लाईएश में पाए जाने वाली भारी धातुओं के अंतः संपदन से भौम जल प्रदूषित होगा और साथ ही फ्लाईएश खानों के छिद्रों को भर देगी, जिससे भूजल के पुनर्भरण में कठिनाई आएगी। साथ ही फ्लाईएश से भरे गए स्थानों में पौधे की जड़ें सही ढंग से विकसित नहीं हो पाएगी और हल्की हवा चलने पर भी पेड़ जड़ सहित उखड़ जाएंगे। निलंबित कणिकीय पदार्थ। निलंबित कणिकीय पदार्थ में ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण आते हैं, जिसका आकार 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें पाए जाने वाले बड़े कण औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट व कार्बन कण तथा बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण, जिन्हें PM10 कहते हैं, श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ कहलाते हैं। सबसे छोटे कण 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम आकार के होते हैं, जिसे PM2.5 कहते हैं। ये सांस द्वारा फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं और बहुत सी परेशानियां पैदा करते हैं। SPM पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और भारत में PM2.5 एवं PM10 की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इस कारण बड़े नगरों में सांस लेना भी दुष्कर होता जा रहा है। घरेलू वायु प्रदूषण। विश्व में लगभग 3 अरब लोग खाना बनाने एवं घरों को गर्म रखने में ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं। इन अवैज्ञानिक और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 4.3 मिलियन लोगों की घरेलू प्रदूषण के कारण मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू वायु प्रदूषण परंपरागत ईंधन जैसे जलावन, लकड़ी, चारकोल, गोबर आदि द्वारा खाना बनाने के कारण फैलता है, जबकि शहरों में यह प्रदूषण वायुरुद्ध घरों, वातायन की कमी, घरों में रासायनिक उत्पादों एवं सिंथेटिक उत्पादों के उपयोग के कारण फैलता है। घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, परफ्यूम, स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, एयर फ्रेशनर जैसे पदार्थ घरेलू प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं।
इनके प्रभाव से आँख, नाक, त्वचा में जलन, सिर दर्द, जी मचलाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से ये पदार्थ शरीर में जमा होकर यकृत एवं शरीर के अन्य अंगों को क्षतिग्रस्त करते हैं। तंबाकू, इसके धुएं से व्यापक हानिकारक रसायन एवं कैंसर कारक रसायनों की उत्पत्ति होती है। इसके प्रभाव से आँख, नाक, गले में जलन, कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होते हैं। जैविक प्रदूषक, इनमें पौधों के प्रांगण, कीट, परजीवी, कवक एवं जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है। इनके कारण एलर्जी एवं संक्रमणजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है रेडोन। यह मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस है। शहरी घरों में कमजोर वातायन के कारण यह घरों में सांद्रित होकर फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। यह कॉर्पेट, तापरोधक, फोम आदि से उत्पन्न होता है। यह आंखों एवं नाक में जलन, एलर्जी उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव न केवल मनुष्य पर अपितु पर्यावरण पर भी पड़ता है। मानव पर स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वायु प्रदूषण श्वसन तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों एवं रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। प्रदूषित वायु से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे चर्म रोग, श्वसन रोग, अस्थमा, अनिद्रा, थकावट, सिरदर्द, टीबी, ब्रोंकाइटिस, विलिनोसिस आदि होते हैं। वनस्पति एवं जंतुओं पर प्रभाव। वनस्पति पर वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा, ओजोन परत के सह सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि से पौधों की विभिन्न क्रियाएं प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण का जलीय व स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भोपाल गैस त्रासदी। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन टैंक नंबर E610 में उत्प्रेरण पदार्थ युक्त जल प्रवेश कर गया। इससे धीरे धीरे लगभग 40 टन वैसेली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और सारे शहर में फैल गई और कुछ ही घंटों में हजारों लोग कालग्रस्त हो गए। इस गैस ने पेयजल, मिट्टी, तालाबों, जलाशयों के जल को प्रदूषित कर दिया तथा गर्भ शिशुओं, नवजातों, गर्भवती महिलाओं, वृद्धों आदि को बुरी तरह प्रभावित किया। मिथाइल आइसोसाइनेट यह एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है जो अत्यंत विषैली होती है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्राप्त करता है। इनमें से कुछ ऑक्साइड्स धरातल पर वापस शुष्क निक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं। वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया एवं हाइड्रोजन आयन को शामिल किए होती है, धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। इससे इमारतों तथा स्मारकों को भी नुकसान पहुंचता है। मृदा का जैविक एवं रासायनिक गुण अम्ल वर्षा द्वारा गंभीर रूप में प्रभावित होता है। अम्ल वर्षा पेड़ों और झाड़ों को कई तरह से प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप उनकी वृद्धि रुक जाती है। ओजोन परत पर प्रभाव।
मानव जनित प्रक्रिया है जिसके कारण वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अणुओं का उत्सर्जन होता है और ये ओजोन विनाश का कारण बनती है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि ये सब ओजोन पर प्रभाव डालती है। पर्यावरण पर प्रभाव। जलीय पारितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन की कमी होती है जिससे इस पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधों की विकासीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। पराबैंगनी विकिरण स्थलीय एवं जलीय जैव भू रासायनिक चक्र को प्रभावित करती है। जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से वायुमंडल के हरितगृह प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। इससे धरातल की सतह का तापमान बढ़ जाएगा जिससे बर्फ पिघलेगी और समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी होगी जो बहुत से क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। अधिक तापमान वृद्धि से मरुस्थलीकरण व सूखा में वृद्धि होगी। इससे स्थानीय मौसम में परिवर्तन, वर्षा, तापमान, वायु की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वायुमंडलीय उत्क्रमण का प्रदूषकों पर प्रभाव। वायुमंडलीय उत्क्रमण अथवा तापमान उत्क्रमण तब होता है जब ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु की एक परत बन जाती है। इससे ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की सामान्य प्रक्रिया उल्ट जाती है जिससे संवहनी वायु धाराएं नहीं चल पाती। परिणाम स्वरूप एक उल्टी ताप प्रवणता बन जाती है जिससे वायु परिसंचरण सीमित हो जाता है तथा प्रदूषक निचले वायुमंडल की स्थिर वायु संहति में फंसकर रह जाते हैं। इस प्रकार तापमान उत्क्रमणों से मौसम प्रणालियों द्वारा होने वाले प्रदूषकों का स्थानांतरण रुक जाता है। उत्क्रमण प्राय स्थिर नहीं होते। सूर्य की गर्मी और हवाएं इस प्रवणता को तोड़ती रहती है एवं वायु परतों को मिश्रित करती रहती है। शहरी क्षेत्रों में प्राय उष्माद्वीप बन जाता है क्योंकि अपने चारों ओर के क्षेत्रों की अपेक्षा ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हैं। यह ऊष्मा प्रभाव जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने तथा औद्योगिक एवं घरों के भीतर के क्रियाकलापों के कारण ज़्यादा ऊष्मा उत्पादन के कारण पैदा होता है। यहाँ सूर्य की किरणें परावर्तन की अपेक्षा ज़्यादा अवशोषित होती है। इस कारण सतह के ऊपर की हवा का तापमान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है थर्मल वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न धूल कणों से होने वाले रोग। कपास की डस्ट से बिसिनोसिस, गन्ने की धूल से बैगासोसिस, अनाज की धूल से कृषक फुफ्फुस, सिलिका से सिलिकोसिस और कोयला कण से एंथ्राकोसिस। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। वाहनों द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण। भारतीय सड़क पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वाहनों द्वारा उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन समिति के अनुसार कुल PM उत्सर्जन का 56% तथा NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन का 70% डीजल वाहनों द्वारा होता है। भारत ने वर्ष 2000 में यूरोपीय उत्सर्जन एवं ईंधन नियमन को स्वीकार किया। इस योजना में 4 मुख्य मेट्रो शहरों में भारत ने स्टेज 2 उत्सर्जन विनियमन को लागू किया। इसमें साफ ईंधन तथा उच्च दक्षता युक्त ईंधन का उपयोग किया जाता है। अप्रैल 2017 तक BS4 नियम भारत के सभी शहरों में लागू रहा। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में BS4 नियम से सीधे BS6 मानक को लागू कर दिया।
तथा 1 अप्रैल 2020 से संपूर्ण देश में BS6 लागू हो गया। NGT द्वारा सभी वाणिज्यिक वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश पर पर्यावरण लेवी कर लागू किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों द्वारा उत्सर्जन है। दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर ओड इवन नियम के तहत एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां तथा दूसरे दिन सम संख्या वाली गाड़ियां चलाने का संचालन किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2000 सीसी से ऊपर डीजल तथा लग्जरी SUV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा वर्ष 2005 से पुराने वाणिज्यिक वाहनों के NCR क्षेत्र में घुसने पर रोक लगा दी गई है। NGT ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को डीजल वाहनों की खरीद न करने को कहा है।